श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। मैं अनुरोध करता हूं मंत्री श्री जावड़ेकर साहब से कि उसके बारे में हमें ब्रीफिंग दें। सबको नमस्कार। आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए। इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है, लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। अब 285 रुपये पर क्विंटल यानी 2850 रुपये एक टन का दाम निश्चित हुआ है और 1% अगर रिकवरी बढ़ेगी, 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज़्यादा मिलेंगे पर क्विंटल और 9.5 या उससे भी कम अगर रहता है तो भी गन्ना किसान को संरक्षण देते हुए 270 रुपये का दाम मिलेगा। ये निर्णय भी किया है, 270 रुपये 50 पैसे 75 पैसे। तो इससे 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आपको पता है इथेनॉल भी सरकार अच्छी दाम पर लेती है और इसलिए इथेनॉल पिछले साल 190 करोड़ लीटर सरकार ने खरीद की 59 रुपीज, लगभग 60 रुपए के दाम देकर 190 करोड़ लीटर ली। तो गन्ने किसान 1 करोड़ और उनका परिवार देखेंगे तो 5 करोड़ लोगों को एक अच्छा न्याय देने का ये फैसला आज हुआ है। अभी 285 फॉर 10 रिकवरी रेट। फिर तीसरे निर्णय के अनुसार आपको पता है हमारे यहाँ प्राइवेट एयरपोर्ट्स बन गए। पीपीपी का एक वो रूप था, लेकिन अभी फिलहाल 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑक्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज़्यादा बोली होने वाले को
3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इससे क्या होगा, इससे जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। यात्रियों के अच्छा सुविधा के साथ साथ एक नई कार्यक्षमता, नई ऊर्जा आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये परमानेंट प्राइवेट को नहीं दे रहा है। ये 50 साल वो चलाने के बाद फिर से एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्ट्स वापस मिलेंगे। एक चौथे निर्णय में पावर सेक्टर की अभी एक प्रॉब्लम है। कोविड के कारण खपत कम है। कोविड के कारण ग्राहकों का बिल, इंडस्ट्रियल मांग भी कम है और बिल सारा जमा नहीं हो रहा है समय पे। इसलिए दिक्कत में है राज्य की डिस्कॉम्स। उनको राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इनको वर्किंग कैपिटल के 25% अधिक लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल मिलेगा अबव लिमिट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद कैप ऑफ 25%। तो ये उनको आज ज़्यादा लोन की रकम मिलेगी, उससे डिस्कॉम की लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिस्कॉम्स काम कर सकेंगे, बिजली नहीं जाएगी। इसके लिए ये बहुत सुधार जरूरी था। तो कोविड के चलते जो उपाय सरकार लगातार कर रही है उसमें ये भी एक उपाय महत्वपूर्ण है। जो REC and PF was giving 25%. So now this year I'll just tell you. Now Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation, REC, for extending loans to distribution companies, DISCOMs, above limit of working capital cap of 25% of last year's revenue. पिछले साल के टोटल रेवेन्यू डिस्कॉम का जितना मिलता है उसका 25% ही वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाता था। उससे अब ज़्यादा मिलेगा। ज़रूरत के अनुसार 25% की कैप को अभी थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है स्थिति सामान्य होने तक, और ये सभी राज्यों को फायदा होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। 5वें निर्णय के अनुसार एक ऐसा ही निर्णय लिया है MSME के फायदे के लिए। मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उनके काम करने के बाद बिल का भुगतान 90 दिन के बाद होता है। तो ये बिल का भुगतान देरी से होने पर उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है और इसलिए उनको तुरंत पैसा मिले, इसलिए डिस्काउंट की एक व्यवस्था ट्रेड्स एक्सचेंज में होती है, TREDS, इस एक्सचेंज के द्वारा होती है। अब उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि पहले केवल NBFC लिमिटेड नंबर के लोग ही उसमें थे, बैंक्स और NBFCs। अब सारे NBFCs को परमिशन दिया है डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी का। इससे क्या फायदा होगा? छोटे और मध्यम लघु उद्योगों को फायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगी, डिस्काउंट कम रेट में होगा, कम रेट में डिस्काउंटिंग करके मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, लिक्विडिटी जल्दी मिलेगी। और
ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है कि कोई डबल डिस्काउंटिंग ना करे, यानी एक ही बिल पर दो जगह जाकर डिस्काउंट ना ले, डिस्काउंटिंग करके पैसे ना ले, ये भी एक व्यवस्था इसमें की गई है। तो एक जो लगातार मोदी सरकार का जो नीति है कि कंटिन्यूअस सुधार, लगातार सुधार और हर क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता से और टेक्नोलॉजी से, वही आज के निर्णयों में भी प्रतीत होता है। मुझे बस इतना ही कहना है, टुडे गवर्नमेंट and the cabinet under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi has taken historical decision of National Recruitment Agency as well as leasing for operation development and maintenance of 3 airports of Jaipur, Thiruvananthapuram and also Guwahati. At the same time, the rate for the fair price or the remunerative prices for the 1 crore farmers who produce sugarcane have been increased to 285 per quintal, and they are also getting good price for their ethanol. Last year, 190 crore liters of ethanol was purchased by government at the highest rate of 60 rupees, nearly 60 rupees. So this is, and there are other concessions to DISCOMs to improve the liquidity and factoring concessions to improve the facilities for MSMEs. So now my colleague. Yeah, but Act will, so you will get other details when, this is our decision of the cabinet for oral submission. धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेक्रेटरी DOPT डॉक्टर चंद्रमौली जी से कि वो NRA के बारे में अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन भेज दें, उसके बाद फिर मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे बाद में। टुडे हर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का शेड्यूल अलग अलग होता है, इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं और डिफरेंट जब 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट करने पड़ते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण कई जगहों पे माल प्रैक्टिसेस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। खासकर ये जो सेंटर्स हैं ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में होने के कारण कई ग्रामीण इलाके से जो कैंडिडेट्स आते हैं या जो महिला कैंडिडेट्स होते हैं या दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यात्रा करने में खर्चा जो होता है और साथ में किसी को एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है, वहाँ रुकना पड़ता है, ये सब खर्चे जो हैं बहुत एक इम्पेडिमेंट बन जाते हैं कि ज़्यादा एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। फ़ीस, अब हर एग्ज़ाम का फ़ीस अलग होता है और उसका भरने का तरीका भी अलग होता है। कोई मतलब ऑनलाइन भर लेता है, कोई मतलब DD मांगता है, या ऐसे कई दिक्कतें आती हैं, मल्टीपल फ़ीस देने पड़ते हैं। एग्ज़ामिनेशन डेट्स कई बार क्लैश हो जाते हैं एक एजेंसी और दूसरे एजेंसी के बीच, तो कैंडिडेट को ये फिर निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा एग्ज़ाम छोड़ें और कौन सा एग्ज़ाम दें। बहुत ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी महसूस होती है क्योंकि कुछ ही सेंटर्स में ये एग्ज़ामिनेशन करवाए जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है जो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी महसूस की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिंग, जैसे मैंने कहा, इसको गांव या दूर दराज इलाकों से उनको सेंटर में आने में दिक्कतें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की और रहने की। उस जगह पे 1-2 दिन रुकना पड़ता है, उसके लिए फिर लोगों को साथ में कोई एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है लोगों को।
हर एग्ज़ाम का करिकुलम पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग, तो हर एक के लिए पढ़ाई जो करनी पड़ती है वो अलग ढंग से करनी पड़ती है। हालांकि लेवल एक ही है, जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनका लेवल एक ही है, लेकिन उनको डिफरेंट करिकुलम, डिफरेंट पाठ्यक्रम होने के कारण उनको अलग अलग से तैयारी करनी पड़ती है। इन परीक्षा सेंटर्स में जो सिक्योरिटी देना पड़ता है उसके लिए भी लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे एकदम पूरा जो ज़िले का जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ता है, पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी का भी मामला बहुत मुश्किल हो जाती है। इन सब के कारण जो है कॉस्ट तो बढ़ती हैं, खर्चा तो बढ़ता ही है, और अंत में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है, रिज़ल्ट लाने में और भर्ती करने में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है ये बहुत लंबा हो जाता है। ये तो हो गई प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब कई दिक्कतें ये इंस्टीट्यूशंस जो इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करते हैं उनके लिए भी कई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। मंत्री जी ने कहा कि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। हालांकि हम अभी 3 ही एजेंसीज के एग्जामिनेशंस को कॉमन कर रहे हैं, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये अनुमानित है कि हम लोग सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर पाएंगे। तो मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। टायर 1 जो होता है वो प्रिलिमिनरी टाइप का होता है, जहाँ पे करीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स उसको लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ से फिल्टर होके मेन एग्ज़ाम जो है टायर 2 कहलाता है। तो टायर 2, टायर 3 एग्जामिनेशंस के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्ज़ाम जहाँ भी हो रहा है, तो बार बार एग्जामिनेशन देते देते ऑलमोस्ट सारे साल में इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एक समान स्तर का ये एग्जामिनेशन नहीं होता है, कहीं बहुत इजी हो जाता है, कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको एक समान स्तर पे लाने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की भी ज़रूरत है। वेन्यूज़,